नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हमारे अध्ययन का विषय आपकी हिंदी की पूरक पुस्तिका भारत की खोज है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। आज हम इसके पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस पाठ के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में बताया है कि ये सभ्यता हमें कहाँ पर मिली और इसमें किस प्रकार के नगर और किस प्रकार की व्यवस्था पाई गई है। तो आइए अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। बच्चों, जो हमारे प्राचीन भारत की तस्वीर मिली है वो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से ही प्राप्त हुई है, जिसके अंदर जो है हमें अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। तो बच्चों, ये नगर दोनों काफ़ी दूरी पर हैं, लेकिन जो इनके अंदर हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वो केवल एक संयोग मात्र ही हैं और आज भी इसमें कुछ ऐसे नगर और अवशेष दबे हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि किसी प्राचीन मनुष्य ने ही उनको बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। तो बच्चों, इसके अवशेष जो हैं बहुत प्राचीन हैं और ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। अवशेष इतनी दूर दूर जगह पर मिले हैं कि जैसे पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। तो बच्चों, ये जो सभ्यता थी पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में अंबाला ज़िले तक फैली हुई थी और ये जो है ये भी विश्वास किया जाता है कि ये सभ्यता गंगा की जो घाटी है उस तक विस्तृत फैली हुई थी। इसलिए ये केवल एक सभ्यता नहीं और इससे भी हम इसको अधिक मान सकते हैं। अब तक तो हम जान सके हैं कि उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। बच्चों, इस सभ्यता को जब हमने देखा तो हमें इससे क्या अनुमान लगा कि ये बहुत अधिक विकसित सभ्यता है और इसको विकसित होने में हजारों वर्ष लगे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। इस सभ्यता की जो विशेषता है वो ये है कि ये धर्मनिरपेक्ष सभ्यता है। धार्मिक तत्व मौजूद होते हुए भी इस पर हावी नहीं होने थे। तो ये क्या थी, इसमें हमें हिंदू धर्म की मिलती है लेकिन फिर भी इस पर वो हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। तो इससे यह भी हमें लगता है कि ये जो आगे हमारे ये सांस्कृतिक युग हुए उनकी भी अग्रदूत थी, अर्थात उनकी सूचना देने वाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। इस सभ्यता ने क्या किया, इन तीनों से संबंध बनाए और इनके साथ व्यापार शुरू किया। कुछ दृष्टियों में यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी और कई दृष्टियों में हम देखें तो उन तीनों सभ्यताओं से जो है ये अलग और उनसे बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो इस सभ्यता के अंदर क्या था, जो व्यापारी वर्ग था वो धनी था और वही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं।
सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो ये वर्तमान और इस सभ्यता के बीच में कई ऐसे समय गुजरे जिसके बारे में हम नहीं जान पाए। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार वर्ष पुराने उस बीते युग से जोड़ती है। तो ये हमें किससे, जो बीता हुआ हमारा 6-7 हजार पुराना वर्ष है, उससे हमें जोड़ती है। सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन को, लोक प्रचलित रीति रिवाजों को, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। तो इन दोनों सभ्यताओं के अंतर्गत बहुत कुछ ऐसा है जो हमें उस समय में चली आ रही रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन, पोशाक आदि की याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोरभेला में एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सियाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से परिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति की। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता और उसके उपयोगी ज्यादा ठेठ चिन्हों आदि हमामों नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया। तो ये जो सभ्यता थी ये उस समय की भोर भेला के एक नन्हे बच्चे की तरह, जैसे सुबह होती है और उस समय एक नन्हे बच्चे की तरह दिखाई देती है। इसमें जो है अनेकों तौर तरीके अपरिचित नहीं थे, जिनको हम जानते थे वो थे। उस समय की कलाओं और सुख सुविधाओं की विषय में इसने बहुत ही तकनीकी रूप से उन्नति कर रखी थी और उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया उस कला की सभ्यता के अंदर, बल्कि इसमें ज़्यादातर जो है नालियों और तंत्रों का निर्माण भी किया गया। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इसका इतना ही पाठ पढ़ते हैं और कल की कक्षा में हम आगे का इसका शेष पाठ अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, नमस्कार।